इस साधना के पीछे जो मेहनत है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, किन से मुतासिर हुए? तो गुलाम अली साहब का एक एलपी रिकॉर्ड आया था, द बेस्ट ऑफ गुलाम अली जी। बच्चे गाना गाते थे, फिल्मी गीत गाते थे, कविता सुनाते थे। हमें गज़ल सुनाना अच्छा लगने लगा। इस किताब में से कविताएं सुनते हैं और ये शायद पहली किताब है आपकी। ये मेरी पहली किताब है कविताओं की। बहुत खूबसूरत किताब है दोस्तों। इस नज्म की किताब में से सुनते हैं नूर साहब से खूबसूरत नज्म। तो पूछा उसने, आस्तीन में छेद है कैसे, फिर सिगरेट पी के आए हो? मैंने कहा, रुमाल नहीं था, याद तुम्हारी आँख से टपकी, आस्तीन पर ले ली मैंने। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक, दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक में आपकी मुलाकात होती है साहित्यकार से, और साहित्यकार भी वो होते हैं जो अपनी खास पहचान बना चुके हैं और आप उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन को सुनते हैं, उनके शायरी सुनते हैं। उनसे एक मुकम्मल मुलाकात होती है दस्तक में। और इस कड़ी में आज जो मेहमान शायर कहूँगी मैं, साहित्यकार आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले उनके बारे में ज़रा आपको बता देना चाहती हूँ कि आपकी अभी तक 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आप बहुत अच्छे मंच संचालक हैं। चित्रकला आपका शौक है और अपने पुस्तक पे भी आपने आवरण बना रखे हैं, चित्रकारी की हुई है। संपादक बहुत अच्छे हैं और मुशायरे में अक्सर राष्ट्रीय स्तर के जो मुशायरे होते हैं आप शिरकत करते हैं। आयोजक भी बहुत अच्छे हैं, संचालक बहुत अच्छे हैं। और बात करें संपादन की तो आप एक त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं और उसके संपादक हैं और साहित्यम पत्रिका का नाम है। आधारशिला पब्लिकेशंस चलाते हैं, पुस्तकें प्रकाशित औरों की भी करते हैं। और साथ ही अगर बात मान सम्मान अवार्ड की करें दोस्तों, तो स्थानीय, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आप मुशायरों में जाते हैं, शिरकत करते हैं और आपकी कहानियाँ प्रकाशित हैं। आपका नाम, आपका चेहरा मंचों पर जाना पहचाना है और जहाँ भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है मान सम्मान, अवार्ड, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह, सब तमाम चीज़ें लेकर आते हैं। तो गिनती कैसे करें इतनी सारी चीज़ों की। और मैं तो और हाँ, वर्तमान में आप जो हैं प्रोफेसर हैं अंग्रेज़ी के, और साथ ही अंग्रेज़ी के प्रोफेसर होने के साथ साथ आप देखिए गज़ल की जो अदायगी है, गज़ल, नज़्म, कविता, दोहे, छंद पर भी आपकी बराबर कलम चलती है। और आपने एक किताब है अंग्रेज़ी की, उसका आपने अनुवाद भी किया है। और जिस किताब का आपने अनुवाद किया है उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो किताब है वो घास जो है, घास के जो तिनके हैं उसके ऊपर पूरी की पूरी एक किताब का अनुवाद है। और किताब का अनुवाद करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे किसी दूसरे की रूह को एज इट इज़ दूसरे शरीर में रूह को स्थापित करना होता है, उसके मर्म को, उसकी संवेदना को ऐसे कैसे संभाल के रखना होता है। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम को बड़ी आसानी से भी करते हैं। अनुवादक बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो जब मैंने इतना कुछ बता दिया है और बाकी कुछ जानेंगे वो तो वही बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि ज़िंदगी के अनुभव साझा करते हैं दस्तक के माध्यम से। जानते हैं एक साधक की साधना जो होती है, साहित्यकार साधना करता है, एकांत में अपनी रचना धर्मिता को निभाता है, एकांत में साधना करता है। और साधना के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी तपस्या होती है, कितने जज्बात होते हैं और कितनी कड़ा परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, देर कैसी, मिलवाते हैं अशोक अग्रवाल नूर साहब से। अग्रवाल जी, नूर साहब अशोक जी कहे, नूर साहब कहे, पर नूर साहित्य जब गजलकार होते हैं तो नूर कहना और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपका स्वागत है जस्ट टीवी के प्रांगण में। और हमारी दस्तक में भी नूर आ गया, यानी कार्यक्रम में भी नूर आ गया और हमारे दस्तक में नूर साहब आ गए। ये तो आपका बड़प्पन है कि मेरे जैसे नाचीज को आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी। सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और सामने हूँ उर्मिल जी के, देखते हैं वो किस तरह से मेरे को उलझाती हैं अपने प्रश्नों में। कोशिश करूंगा कि सही जवाब दे पाऊँ
सही से बोल पाऊँ। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो ये देख रही हूँ कि आपकी 8 पुस्तकें हैं और गज़ल और नज़्म के ऊपर हैं, गज़ल भी है, जी। नज़्म भी है। लेकिन दोस्तों जब नूर सामने हो तो पहले नूर पर ही बात करेंगे। इनके चेहरे का नूर देखिए, क्योंकि गज़ल का सुरूर ऐसा है तो चेहरे पे नूर आ ही जाता है। और गज़ल को भी समझेंगे, लेकिन गज़ल के पीछे जो साहित्यकार हैं, जो साधक हैं, जो साधना करते हैं एकांत में, तो पूछेंगे नूर साहब से कि इस साधना के पीछे जो मेहनत है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, किन से मुतासिर हुए और पीछे की कहानी। जी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोग 8th क्लास में थे, हाँ ये कोई बात होगी 1974 की, तो गुलाम अली साहब का एक एलपी रिकॉर्ड आया था, द बेस्ट ऑफ गुलाम अली। जी तो वो पता नहीं कैसे हम किसी शॉप पे गए तो वहाँ से वो रिकॉर्ड देखा। अब गज़ल उस पे लिखा हुआ था, हमारे लिए नई चीज़ थी, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए तो उस टाइम ख़ास तौर पे बहुत नई चीज़ होती थी। एनीवे वो शायद 20 समथिंग रुपीज़ का था। एलपी रिकॉर्ड हम घर ले आए, अच्छा, ग्रामोफोन हमारे पास था अच्छा जिस पे गाने ही बजा करते थे। अच्छा तो फिर जब वो आया तो कुछ अलग लगा हमें कि भाई जो गाने हम अब तक सुनते आए हैं लता जी के या रफ़ी साहब के या औरों के, उनसे ही कुछ हटके है। तो वो एक बार 2 बार दिन में वो 10-10 बार सुना जाने लगा रिकॉर्ड। उसके साथ ही 3-4 मेरे और फ्रेंड्स थे, तो वो भी घर आते रहते थे। उन्होंने देखा कि यार ये तुम क्या सुनते हो? अच्छा मैंने जी। कहा यार कुछ नई चीज़ है। हाँ हाँ अब वो उस टाइम का माइंड आप सोच लीजिए कि एक जी। छोटे बच्चे का माइंड है, हाँ तो कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें याद हो गई, जैसे चुपके चुपके रात दिन आंसू हंगामा है क्यों बहाना। हाँ हंगामा है क्यों बरपा, या दिल में एक लहर सी उठी है, ये सब जी। उसी रिकॉर्ड में थी। मेरे शहर में आयो मुसाफिर की ये तरह। बाद में आई हाँ थी। उसमें ये ये भी था। बाद हाँ नहीं, उसमें नहीं थी उससे अगले में। ये बाद में आई हाँ थी। तो वो अब जैसे स्कूल जाते थे तो बच्चे गाना वाना गा रहे होते थे, या कभी बाल सभा हुआ करती थी, बच्चे गाना गाते थे, फिल्मी गीत गाते थे, कविता सुनाते थे, हमें गजल सुनाना अच्छा लगने लगा। क्या बात है, वाह। तो उस टाइम ये नहीं पता था कि जो गुलाम अली साहब गा रहे हैं ये कुछ अलग हैं, लिखने वाला कोई और होगा, म्यूजिक बनाने वाला कोई और होगा, इस बात की ये खबर नहीं बिल्कुल थी। नॉलेज नहीं थी। बस इतना मालूम था कि गुलाम अली की गजलें हैं, और फ्रेंड्स में या जहाँ कहीं भी जाएं तो वहाँ उसको गुनगुनाने में अपनी और शान समझते थे। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं आपको। जी हाँ। इसमें अपनी शान समझा करते थे हम कि भाई हम कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 9th में जब आए तो वो कुछ गुलाम अली को सुन सुन के जो लय एक तरह से दिमाग में उतरनी शुरू हो गई। 9th में आए तो कोई एक मेरे ख्याल में हरियाणा लेवल का कंपटीशन आया कविताओं का, तो पता नहीं किस मूड में नाम लिखवा दिया कि मैं भी कविता पढ़ूंगा। तो टीचर जो थे उन्होंने कहा ठीक है लिख लाओ। अब कहाँ से लिख लाओ, पेरेंट्स हमारे उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो खैर हम कलम लेके बैठ गए और पहली कविता जो है 9th क्लास में लिखी और उसको अवार्ड मिला, फर्स्ट प्राइज मिला स्टेट लेवल पे। तो बस वो कॉन्फिडेंस बन गया। उसके बाद 10th 11th 12th तक जब तक आए तो थोड़ा बहुत ऐसे ही टूटा फूटा लिखते रहे। लेकिन जब फर्स्ट ईयर में आए तो जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत लिटरेरी था। कहाँ पढ़ते थे? MLN कॉलेज यमुनानगर। यमुनानगर में। अच्छा। जो हमारे प्रोफेसर्स थे उनकी कितनी भी तारीफ करूं मैं शायद उनके बारे में कह नहीं सकूंगा, चाहे वो फील्ड स्टेज की हो, चाहे लिखने की हो, चाहे स्टेज की हो, बोलने की हो, एंकरिंग की हो, सबकी ट्रेनिंग उन्होंने हमें दी। और इस तरह से धीरे धीरे करते करते फिर फर्स्ट यूथ फेस्टिवल जो है वो फर्स्ट ईयर में अटेंड किया, पोएट्री के लिए, पेंटिंग के लिए। और चांस की बात है कि दोनों में रिकमेंडेशन हो गई, पोएट्री में भी और पेंटिंग में भी, तो उससे कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो गया। तो इस तरह से वो MA लेवल तक तो इस तरह से लिखते रहे। फिर वो जो उस टाइम की चीजें होती हैं अपना एक तरह से इम्प्रेशन बनाने वाली, अच्छा जी, उस वजह से भी लिखा। और उसके बाद जब प्रोफेशन में आए एज टीचर तो फिर ये शौक पड़ गया गज़लें लिखने का। नज़्म पहले नज़्मों से शुरू हुआ, कविताओं से रादर, और बाद में वो नज़्मों में चेंज हुई। और
जब थोड़ी थोड़ी गज़लों की समझ आने लगी तो गज़लें लिखनी शुरू कर दी। लेकिन वो गज़लें आज भी मेरे पास डायरीज में लिखी पड़ी हैं जी। वो इस लेवल की हैं कि खुद भी पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। जी। और नूर साहब बहुत सारी बातें साझा करनी है। अब आपके अपने दिल का, हमने आपके दिल का दरवाजा खटखटा दिया है और एक एक सीन जो है निकल रहा है बातों से। बहुत खूब दोस्तों, अभी तो शुरुआत की है, अभी तो आगाज किया है, अंजाम देखिए क्या होता है। तो जुड़े रहिएगा, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद स्वागत है दस्तक में और आज हमारे मेहमान शायर हैं अशोक अग्रवाल नूर साहब, जो कि अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, यमुनानगर से आए हैं और जगाधरी से, और बहुत कुछ जानना है, दिल का दरवाज़ा खोला है। अभी बातें किससे निकलने शुरू हो गए, बताया गज़ल कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, उसकी यात्रा कैसे है, 9th से लेकर और ग्रेजुएशन तक और नौकरी के पेशे तक, उसके टीचर बन के तब भी खुद को जान लिया था कि मैं गज़लकार हूँ। वो गज़ल का जो बीज 9th 10th में गुलाम अली साहब की गज़लें सुनकर अंकुरित हुआ था, वो अब वृक्ष बन चुका है और उस वृक्ष की शाख शाख पर, पत्ते पत्ते में सारे रंग हैं, उस पे फूल भी खिले हैं एहसास के। वो दरख्त जो है अब गज़ल नुमा किताबों के रूप में भी हमारे सामने है। और भी बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं नूर साहब से। और ये तो आपका गज़ल की उसका शौक, फिर नौकरी पेशा क्या था, मतलब नौकरी छोकरी कुछ तो बता। मैं उस छोकरी की बात नहीं कर रही हूँ जिससे जो गज़ल की वजह बनी हो। नहीं, ऐसे कोई अच्छा। छोकरी गज़ल की वजह नहीं बनी। अच्छा। ये मोस्टली जो है ना, एक हाँ। क्वेश्चन पूछा जाता है शायरों से हाँ। कि भाई आपकी प्रेरणा कौन थी, हाँ। या किसको देख के आपने गज़ल या नज़्म कहनी, कविता कहनी शुरू की। जी। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, मोस्टली नहीं होता, मोस्टली लेकिन ऐसा होता भी है। हाँ, होता भी है। आपके साथ नहीं हुआ? नहीं, हमारे हाँ। साथ नहीं हुआ। अच्छा, जी। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर गज़ल कहनी है या कविता शायरी करनी है तो शराब। लेकिन मैं उस छोकरी की बात कर रही हूँ समझ जो गया। नौकरी के हाँ, बाद हाँ, आपकी जिंदगी में छोकरी आई। तो कई लोगों का ये ख्याल रहता है कि भाई शराब पियेंगे हाँ। या सिगरेट या चाय का कप ना लेके बैठे तो शायरी उतरेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ जब आपके अंदर कुछ जागना शुरू हो जाता है ना, तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। तो उसे सही थोड़ा बात। सा तराशने की जरूरत सही पड़ती बात है। है। मोस्टली आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि गजल के लिए उस्ताद होना जरूरी है। आप चाहे मिर्जा गालिब को उस्ताद बुला लें, चाहे मीर साहब को उस्ताद बना लें, अगर आपके अंदर गजल है ही नहीं, किसी को भी बना लो, कोई भी नहीं निकाल सकता। सही बात है, मैं सहमत हूं। आपके अंदर गजल होगी तो वो उसको सिर्फ तराश सकते हैं। हम टीचर्स लोग या हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने हमें शायद कलम हाथ पकड़ के पहले लिखना आ ई ABCD सिखाया होगा, वो सिखाया जा सकता है, गजल नहीं। गजल तो रूह की गजल आवाज तो है। आपके अंदर होगी। रूह की, हाँ, रूह की आवाज है। रूह की आवाज है, वो आपके अंदर है, तो उसको कोई तराश तो सकता है, लेकिन आपको गजल दे नहीं सकता। और तराशने के लिए भी कोई जरूरी नहीं कि गुरु हो, हम कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मैंने अपने कोई उस्ताद नहीं बनाया, लेकिन वो चरणजीत चंदवाल साहब हैं, हालांकि वो मेरे से उम्र में 5-6 साल छोटे हैं, लेकिन गजल के अरूज पे उनकी बड़ी अच्छी कमांड है। तो मैं जब भी कोई गजल में कहीं अटकता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए, तो मैं उस गजल को सिंपली बस चंदवाल साहब के पास, बहर की दिक्कत आई, बहर की तो नहीं आती, अदरवाइज कई बार कोई वर्ड, कोई लफ्ज अड़ जाता है कि ये होना चाहिए या ये मशवरा कर लेते हैं, तो वो मशवरा कर लेते हैं। और मेरे ख्याल से जो अच्छे से अच्छे उस्ताद हैं वो भी इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा सही बात है, मैं सहमत हूँ, गजल नहीं दे पूरी तरह सकते से आप सहमत किसी हूँ, को। बिल्कुल। तो ये तो होगी गजल। और नौकरी, आपने कहा कि आप टीचर। नौकरी पहले स्कूल्स में की, काफी लंबा टाइम, जब तक परमानेंट जॉब नहीं मिली। उसके बाद अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में हूँ जी, तो अब तो रिटायर भी हो चुके हैं, बस पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और जो छोकरी है जो जिससे विवाह किया, वो लोकल है। हाँ, वो लोकल है जी। हाँ, तो उनका कोई योगदान नहीं है मेरी गजल में। अच्छा। और आपको हंसी आएगी ये सुन के, तो रात उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी कि मेरी 8 किताबें आ चुकी हैं। क्या मतलब उनको, हाँ, सभी को कल पता चला है कि हाँ, आपकी 8 पुस्तकें हैं। ये तो मालूम था कि इनकी बुक्स आती हैं। हाँ, उनको ये शौक नहीं नहीं मालूम होगा था पढ़ने का, किसी को भी नहीं, घर पे किसी को घर नहीं पे है, किसी को नहीं, बच्चों को भी नहीं। और उनको ये तो पता होगा, दूर दूर तक लोग आपकी हाँ, शायरी के दीवाने हैं। मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है। बस वो खुश हो जाते हैं सारे कि पापा आज वहाँ
पढ़ के आए हैं पापा, आज वहाँ पढ़ के आए हैं, कभी इससे ज्यादा कुछ नहीं। कभी जो आपकी मैडम है उन्होंने कभी कोई ये नहीं कहा कि आपकी वो गजल बहुत अच्छी है, सुना दीजिए? नहीं, उन्होंने कभी सुनी नहीं, तो बहुत अच्छी का कहाँ से सवाल अच्छा, आएगा। कभी सुनी भी नहीं? नहीं। यहाँ तक कि जैसे पब्लिशर की तरफ से बुक आती है कोई प्रिंट होके, तो उसकी 1-2 कॉपीज जब प्राइमरी तौर पे मेरे पास आती हैं, तो वो पैक भी कभी नहीं खोला जाता। मैं ही खोलूंगा तो खोलूंगा, हाँ। अदरवाइज वो टेबल रखा पे पड़ी रहेगा। रहेगी। तो ये इसको मैं ये क्या कहूँ कि ये सौभाग्य है नहीं, कि आप मेरी तारीफ करें कि ऐसे माहौल में भी मैं लिख रहा हूँ। वही मैं कहना चाह रही थी। ये एक मुश्किल वाला दौर है। हाँ, लेकिन एक बात हाँ, है हाँ। कि उन सभी का सपोर्ट मेरे को रहता है। अगर मुझे कहीं भी जाना है तो उसके लिए इंतजाम करने और सारा कुछ अरेंज करना, वो उसमें बाधा नहीं डालते? उसमें कभी नहीं। और आपको मतलब स्वतंत्र हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें कोई वो नहीं। संभाल लेते हैं अपनी हाँ, जिम्मेदारियां। हाँ, तो बस फिर कोई बात नहीं, हाँ, नहीं, किताबों का नहीं विमोचन सुनते हम करेंगे। दूसरे हम लोग सुन लेते हैं, काफी है। जी, बहुत खूब। और नूर साहब, अब जरा किताबों पर आते हैं। ये 8 गजल संग्रह हैं, जिसमें एक कहानी संग्रह भी है। इसमें 3 जो हैं वो नज्म हैं, नज्म संग्रह हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं 3 किताबों गजल से। हैं, हाँ, और तो एक ये कहानी। मेरे हाथ में प्रति संवेदन ये पुस्तक है दोस्तों, और ये कविताओं की किताब है और बहुत खूबसूरत आवरण भी है। आप देख रहे हैं, खूबसूरत सी लड़की है और ये खिड़की में ये प्रतिबिंब है शायद, या प्रतिबिंब ही है। हाँ, एक तरह से बाल वो संवार रही है। हाँ, सूरज को देख के। बहुत खूबसूरत आवरण है। और इस किताब में से कविताएं सुनते हैं, और ये शायद पहली किताब है आपकी। ये मेरी पहली किताब है कविताओं की। तो गजल और नज्म से पहले एक दो कविता सुन लेते हैं जी। प्रति संवेदन में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसमें एक कविता है, हाँ। प्रति संवेदन टाइटल से ही है जी। अब थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये भी पता लग जाएगा कि कविता कैसे हो सकती है। एक बार की बात है, हम लोग कार से अंबाला आए थे कुछ मेमेंटोज लेने के लिए। तो जब शाम को वापस जा रहे थे, तो आपको याद होगा कि पुराने टाइम में अंबाला से जगाधरी तक दोनों साइड में ट्रीज हुआ करते थे शीशम के। अच्छा जी। और उस शाम जब हम लौटे तो शायद फर्स्ट टाइम मेरा ध्यान गया कि ट्रीज जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, शीशम के सारी कोई भी ट्रीज हो सड़क अच्छा। किनारे जो लगे होते हैं, आप कभी देख के देखते हैं, वो छतरी बनाते हैं। अच्छा हाँ, सड़क दोनों की तरफ से ऐसे। हाँ, उन ट्रीज को देख के, उन पेड़ों को देख के मुझे ध्यान आया कि आखिर ऐसा क्या है कि ये पेड़ इधर ही मुड़ रहे हैं। वो पीछे भी तो घूम सकते थे, सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन में भी हाँ, तो जा ये सकते तो थे। सवाल है। हाँ, तो उसको देख के एक वर्ड ध्यान में आया, प्रति संवेदन। ओके, कि शायद एक पेड़ ने सामने से दूसरे पेड़ को अट्रैक्ट किया है जी, और उसका झुकना जो है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रति संवेदन, रेसिप्रोकल एक्शन है उस पेड़ का कि वो इधर झुका तो वो भी इधर झुक गया। और इसी तरह से वो सारी की सारी एक डोम बन जाती है। उसको देख के ये कविता ध्यान आई थी, प्रति संवेदन। काफी लंबी कविता है, वो नहीं सुनाऊंगा। इस कविता के पीछे की कहानी भी बहुत खूबसूरत है। तो बिल्कुल एक नया आइडिया था जो दिमाग में आया, उसी पे फिर वो कविता बनी और धीरे धीरे और कविताएं उसके इर्द गिर्द होती गईं जी। और फिर मैंने बुक का भी नाम प्रति संवेदन ही रखा। प्रति संवेदन मीन्स कि आपने कोई संवेदना मेरे तक पहुंचाई है, मैं उसको जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, दैट इज प्रति संवेदन। और एक चीज और है इस किताब के बारे में मैं कहूंगी कि जब एक लड़की बाल संवार रही है, सामने आप धूप कहिए, चांद कहिए, आईना कहिए, सूरज का रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें भी देखिए एक फिगर बनी हुई है, तो दैट इज आल्सो प्रति संवेदन। ये भी खुद का सम्मोहन है, एक तरह से हम कह सकते हैं। जिस तरह से शीशे में देख रही है, बाहर से धूप आ रही है, वहां पे भी एक बना हुआ है और इसका जो है इसका भी सम्मोहन है, खुद से भी है, अपने सौंदर्य से भी है, उस रोशनी से भी है। तो ये प्रति संवेदन बहुत खूबसूरत जरूर होगा इस किताब में और हम इसे सुनेंगे दोस्तों। लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद प्रति संवेदन में से कुछ कविताएं सुनेंगे और गजलें भी सुननी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और आज हमारे स्टूडियो में दस्तक दी है अशोक अग्रवाल नूर साहब ने, जाने माने गजलकार हैं और आज आपके सामने है
बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो नूर साहब, ये जो किताब है प्रति संवेदन यानी आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, तो दोनों तरफ से दरख्तों का भी है और आपके हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें भी होता है, बिल्कुल। और किसी भी तरह का जब किसी अजनबी के साथ आपका संबंध बनता है, हाँ, तब भी तो ये प्रतिसंवेदन ही बनवाता है। बिल्कुल। और हम भी प्रतिसंवेदन आपकी कविताओं से चाह रहे हैं। जी, स्वागत है। जैसा आपका आदेश है, एक छोटी सी नज्म है जी, वो सुना देता हूँ जी। कोशिश मेरी ये रहती है कि आइडिया थोड़ा सा नया हो, जी, बिल्कुल। जो पहले कहा गया है वो ना कहूँ। सही बात है। तो इसका शीर्षक है उड़ान। देखिए कि नहीं धरातल से पैर उठा लेना और थोड़ा सा ऊपर जाते ही नीचे वालों पर हिकारत से थूकने लगना उड़ान नहीं होता। नहीं धरातल से पैर उठा लेना और थोड़ा ऊपर जाते ही नीचे वालों पर हिकारत से थूकने लगना उड़ान नहीं होता। किसी के पंख लेकर उधार किसी के पंख लेकर उधार अथवा किसी के कंधे पर होकर सवार, किसी के पंख लेकर उधार या किसी के कंधे पर होकर सवार आकाश में छेद करने का प्रयास भी उड़ान नहीं होता। क्या बात है। उड़ान तो नाम है कोमल पंखों पर धूल, हवा और तूफान के थपेड़े सहते हुए धरती को एक विस्तृत दृष्टि से देखते समझते हुए गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने का। क्या बात है, बहुत खूब। उड़ान तो नाम है कोमल पंखों पर धूल, हवा और तूफान के थपेड़े सहते हुए धरती को एक विस्तृत दृष्टि से देखते हुए समझते हुए गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने का, धीरे धीरे हौले हौले, क्या बात, धीरे धीरे हौले हौले, वही उड़ान है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और किताब का कविता एक कविता से ही पता चल गया है किताब का मयार क्या है। पूरी किताब में प्रति संवेदन है इंसान के एहसास का। और ये दूसरी किताब है, ये लेटेस्ट है, तुम तुम्हारा तुम्हें, तुम तुम्हारा तुम्हें, गजल संग्रह। देखिए दोस्तों, किताब का नाम नज्म की किताब है और अनोखा टाइटल है तुम तुम्हारा तुम्हें। बड़ा खूबसूरत किताब का नाम है। ये आइडिया कहाँ से आया, तुम तुम्हारा तुम्हें? इंग्लिश में प्रोनाउन होते हैं ना, अच्छा, तो उसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, योर, यू। क्या बात है, तुम्हारा और तुम्हें, यानी किस किताब में तुम हो और जो लिखा है तुम्हारा है, तेरा तुझको अर्पण, तेरा मतलब तुम हो, तुम्हारा है, तुम्हें अर्पण है, तुम तुम्हारा और तुम्हें। क्या बात है, अनोखे आइडियाज है। और एक नज्म है और आपसे ये जो है बहुत खूबसूरत किताब है दोस्तों। इस नज्म की किताब में से सुनते हैं नूर साहब से खूबसूरत नज्म। जी लीजिए। मैं तो इसके नाम से ही बहुत प्रभावित हुई हूँ, इतना गहराई से सोचिए, देख बहुत गहराई। तेरा तुझको अर्पण, तुम तुम्हारा तुम्हें। जी, एक छोटी सी नज्म है, बिल्कुल जी सही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको भी और दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। जी। आस्तीन में छेद। आस्तीन का सांप तो होता है, आस्तीन का सांप तो होता है, आस्तीन में छेद। अच्छा जी। ये मैंने कहा जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ कि आइडिया नया रहे। क्या बात। पूछा उसने आस्तीन में छेद है कैसे, कई बार हो जाता है। तो पूछा उसने आस्तीन में छेद है कैसे, फिर सिगरेट पी के आए हो। सिगरेट वालों के अक्सर शर्ट्स में हो जाता है ये सब। तो पूछा उसने आस्तीन में छेद है कैसे, फिर सिगरेट पी के आए हो। मैंने कहा रुमाल नहीं था, मैंने कहा रुमाल नहीं था, याद तुम्हारी आंख से टपकी, याद तुम्हारी आंख से टपकी, आस्तीन पर ले ली मैंने। हाय हाय। मैंने कहा रुमाल नहीं था, याद तुम्हारी आंख से टपकी, आस्तीन पर ले ली मैंने। जाने कैसे छेद पड़ गए, जाने कैसे छेद पड़ गए, अश्कों में कुछ आग थी शायद, अश्कों में कुछ आग थी शायद।
तो ये है बहुत आस्तीन में गजब की छेद। शायरी है, गजब की शायरी, यानी कि आंसू आए तब भी कपड़े जलने का डर है। आंसू अगर में आग आँच होगी। थी, एहसास की आँच थी, जुदाई की आँच थी। कितना गहरा भाव है, बहुत खूबसूरत। एक और सुना जी, देता हूँ छोटी गजब सी की इसमें। शायरी। जी टाइटल है इजहार, जी। उन्वान है इजहार। चलो ये खामोशियां तोड़ डालें, हम्म चलो ये खामोशियां तोड़ डालें, उतार दें अब लबों की सांकल। चलो ये खामोशियां तोड़ डालें, उतार दें अब लबों की साकल। तुम अपने मानी आज़ाद कर लो, हम्म तुम अपने मानी आज़ाद कर लो, मैं अपने अल्फाज खोलता हूँ। तुम अपने मानी आज़ाद कर लो, मैं अपने अल्फाज खोलता हूँ। बहुत दिनों तक बंधे बंधे ही ये एहसास नासूर बन न जाए। क्या बात है। बहुत दिनों तक बंधे बंधे ही ये एहसास नासूर बन न जाए। तवील मुद्दत से ये खामोशी, तवील मुद्दत से ये खामोशी जहन में जैसे किरक रही है। तवील मुद्दत से ये खामोशी जहन में जैसे किरक रही है डर न हमको तबाह कर दे। है डर न हमको तबाह कर दे। तुम अपने मानी आज़ाद कर लो, मैं अपने अल्फाज खोलता हूँ। तुम क्या अपने बात। मानी आज़ाद कर लो, मैं अपने अल्फाज खोलता बहुत हूँ। खूबसूरत। शुक्रिया। जी नूर साहब, तुम, तुम्हारा और तुम्हें तुम्हें देख लिया, बहुत आग टपक रही है शब्द शब्द से। और वही मैं बात कह रहा था, जैसे जी मैंने पहले कहा ना जी कि जी कुछ लोग ये समझते हैं कि हम शराब पियेंगे तो शायरी होगी, जी। या हमने कहीं प्रेम में धोखा खाया है तो वो शायरी हाँ शायर बनेंगे। हाँ ऐसा हाँ। नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ, शायर की शायरी में तो दम होता है, लेकिन जब शायर बात करते हैं ना, उनकी बातें भी शायरी जैसी होती हैं। ऐसा नहीं होता। जी। और लेकिन जब हाँ, होना होता है तो हो होता जाता है जी। और ये तीसरी किताब है तलखियां। है। चल रही तो तुम, तुम्हारा, तुम्हें अर्पित करने के बाद ये तलखियां कैसे पैदा हो गई, इस पर भी बात कर लेते हैं। और ये तलखियां भी जो है गजल संग्रह है। देखिए दोस्तों, तलखियां बहुत खूबसूरत शीर्षक है किताब का। और ये तो हमें पता है, इसमें बहुत प्यार मोहब्बत की जिंदगी से वाबस्ता गजलें जरूर होंगी, क्योंकि उन्वान से पूरी गजलों का मयार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन नूर साहब तलखियों में से कुछ तल्ख गजल जरूर सुनाएंगे। तलखियां तलखियां शायद क्यों रखा है इसका आपको शीर्षक? मालूम होगा शायद हम्म, कि 1960 में साहिर साहब का भी एक कलेक्शन आया था गजलों का, जी। उसका नाम भी तलखियां था। शायर लुधियानवी साहब का। साहिर लुधियानवी साहब का बहुत फेमस जो है बिल्कुल। संकलन है हम्म तलखियां। तो कुछ लोगों को ऐतराज था हम्म कि आप साहिर साहब के नाम की, लेकिन उसके लिए फिर नियम है हम्म कि 30 इयर्स 30 साल के बाद आप किसी उन्वान को रिपीट कर सकते हैं। जब उनके लेखन को 30 साल हो हाँ, जाए जब तब कर ओरिजिनल बुक को 30 साल हो सकते जाए हैं। ये तो हमारे उसको, लिए भी और हमारे हाँ, जो ये लेखक जो हैं। लेखक हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि हम्म। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप एक नाम दोबारा रख ही नहीं सकते। दोस्तों, ये बहुत खास जानकारी है कि किसी फेमस राइटर की किताब का जो नाम है, उसको आप अपनी किताब का नाम देना चाहें तो 30 साल के बाद दे सकते हैं। दे सकते। मुझे भी इस बात का आज ही पता चला। ये ISBN वाले क्लियर कर देते हैं इस बात को। ISBN बुक। अदरवाइज तो बहुत फेमस बुक है तलखियां, जी। और उनके सामने मेरी तो नहीं नहीं, औकात ही आपकी क्या है। तलखियों में भी बहुत दम तो है। ये जी। तलखियां जो है वो, इसकी ज्यादातर गजलें, इसमें आपको रोमांटिसिज्म नहीं मिलेगा। इसमें ज्यादातर जो हमारे संस्कारों में गिरावट आ रही है, जो हमारे दुनियादारी। निज़ाम में गिरावट आ रही है, जो दुनियादारी व्यवहार, जो मतलब ओवरऑल जो हम नीचे गिर रहे हैं, उसके प्रति, या यूं कहिए कि उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ जो है एक शायर की तलखी है, एक सही बात। नाराजगी है, नाराजगी जाहिर चिढ़ है, दुख है। जी। वो मैंने इन शेरों में कहने की कोशिश करी है। जी। तो एक स्वागत। गजल आपके लिए जी। निकाली है। अब ये गजल और नज्म का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ शेर है, आपके पास सिर्फ 2 मिसरे हैं जिनमें आपको अपनी बात कहनी होती है, जबकि नज्म में हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हम कितनी बड़ी कर सकते हैं उसको। लेकिन फिर भी शायद बहुत सारे जो खुद लिखने वाले हैं वो भी इस बात को नहीं जानते होंगे कि गजल कहना मुश्किल है, शेर कहना मुश्किल है, नज्म कहना आसान है। नज्म जब उतरती है तो पूरी की पूरी उतरती है, और शेर जो है वो सिर्फ 2 मिसरे हैं। आपने चलिए कह भी दिया
एक रोमांटिक शेर कह भी दिया, तो उसके बाद कुछ और ख्याल आ रहा है, उस ख्याल को उसी बंदिश में बांधना वो मुश्किल काम होता है। तो गजल जो है ना निस्बतन मुश्किल काम है। तो मैं दोस्तों गजल सुनाने के लिए नूर साहब भी तैयार हैं, और लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है, और नूर साहब यानी अशोक अग्रवाल नूर साहब बैठे हैं, दस्तक में दस्तक दी है और गज़ल पर बात हो रही है। बहुत सारी किताबें हैं, उन पर भी थोड़ा जिक्र करेंगे और समझेंगे ज़िंदगी जो है, गज़लों को कैसे ज़िंदगी में डाला जाता है या ज़िंदगी को कैसे गज़लों में डाला जाता है। आप बहुत खूबसूरत। और जी एक गज़ल मैं जल्दी से सुना देता हूँ, आपके पास टाइम की बंदिश भी होगी कुछ ना कुछ, तो मतलब पेश करता हूँ कि कहाँ सहरा कहाँ बारिश मिली सोचा नहीं करते, कहाँ सहरा कहाँ बारिश मिली सोचा नहीं करते, सफ़र की गर्द से मन को कभी मैला नहीं करते। कहाँ सहरा कहाँ बारिश मिली सोचा नहीं करते, सफ़र की गर्द से मन को कभी मैला नहीं करते, और भले सूरज से लड़ने में झुलस जाएं मगर हम लोग, भले सूरज से लड़ने में झुलस जाएं मगर हम लोग, हर एक दीवार के साए तले बैठा नहीं करते। क्या बात। हर एक दीवार के साए तले बैठा नहीं करते। और ये शेर देखें, लिखने वालों के लिए भी एक संदेश है, एक तरह से जो नए सीख रहे हैं, कि उठाओ घर कलम तो यूं करे दिल रक्स कागज पर, उठाओ घर कलम तो यूं करे दिल रक्स कागज पर, कसीदों के लिए स्याही कभी जाया नहीं करते। क्या बात है, ऐसे कसीदों के लिए से। कसीदों के लिए स्याही कभी जाया नहीं करते। और एक शेर छोड़ दे रहा हूँ, अगले शेर पे ये एक बड़ा सच्चा सा शेर है, हम सबके लिए है, कि रहे महदूद घर की चार दीवारी में घर की बात, महदूद सीमित लिमिटेड, रहे महदूद घर की चार दीवारी में घर की बात, सड़क पर आके घर की बात पर जलसा नहीं करते। क्या बात है। सड़क पे आके घर की बात पर जलसा नहीं करते, और जहाँ भी छांव मिल जाए परिंदे घर बना लेंगे। क्या बात है, जहाँ भी छांव मिल जाए परिंदे घर बना लेंगे, किसी भी शाख पर अपना मगर दावा नहीं करते। क्या बात है, वाह। जहाँ भी छांव मिल जाए परिंदे घर बना लेंगे, किसी भी शाख पर अपना मगर दावा नहीं करते। बहुत खूबसूरत नूर साहब। और इस किताब के बाद एक किताब है हवा बरहम है, तो ये भी गज़ल संग्रह है दोस्तों, हवा बरहम है, और इस पर भी बात कर लेते हैं नूर साहब से। ये हवा जो है बरहम है, किस तरह से बरहम है? देखिए, शायरी में जो हवा है, एक तरह से माहौल को सिंबलाइज करती है। जी बिल्कुल। और आपके सामने है कि आजकल माहौल कैसा है, बरहम है, तो उसी को मैंने लिया है, हवा बरहम है। ये तलखियां में जो गज़लें हैं, इसकी गज़लें भी उससे कुछ दूर नहीं है जी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हम सिर्फ रोमांटिक ही लिखते होंगे, लेकिन अगर मेरी आप सारी गज़लें पढ़ेंगी तो आपको पता लगेगा कि उसमें तलखियां ज़्यादा हैं। ये जो बरहमी है, इसको ज्यादा मैंने आगे लाने की कोशिश, सामाजिक जो चेंजेस हैं, खास तौर पे गिरावट, और ये जो बहुत जल्दी जो बदलाव हो रहा है, इसका बड़ा नुकसानदायी है। बिल्कुल, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे होता है तो वो अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए, एकदम से होता है वो तबाही है। बिल्कुल सही बात है। ये सारा और इस बरहम के बाद ये तलखियां हो गई, और ये किताब है, बहुत खूबसूरत आवरण है। देखिए अंदाज, देखिए शायर जितना अंदाज वाला है वैसे ही यहाँ भी अंदाज देखिए, सहमत है, पर सहमत होने के बाद थोड़ी सी देर के बाद उस पे अ लगा दिया, थोड़ी सी दूरी पे असहमत हो गया। शायद पहले शायर सहमत होगा, फिर कुछ सोचा समझा भाला, उसके बाद जो है अ लगा के असहमत हो गए उन परिस्थितियों से। अब बहुत खूबसूरत आवरण भी आपने बहुत खूब बनाया है, और इसमें असहमत है या सहमत है, ये काव्य संग्रह है। इसमें से मेरे सामने कविता निकली है चमक। अब जरा चमक की चमक दिखा दीजिए। कविता आज मैंने निकाल के दे दी। मैं बता दूं कि ये कविताएं जो मेरी नहीं हैं, अच्छा। ये अनुवाद है। अच्छा। मेरे गुरु हैं नज्म के, हाँ। डॉक्टर रमेश कुमार, शायद आपने नाम भी सुना होगा। इस बार का उनको हरियाणा गौरव अवार्ड उन्हीं को मिला है। हाँ।
तो उनकी पंजाबी की कविताएं थी, हाँ हाँ। तो उनसे परमिशन लेके। लेकिन आप तो बता रहे थे आपके साहित्य गुरु नहीं है, वैसे गुरु है। वैसे गुरु हैं, टीचर गुरु रहे समान मेरे, है। कॉलेज में अच्छा, थे, कॉलेज में कॉलेज गुरु में है, मेरे ठीक टीचर है, थे। जी। तो नज्म के बारे में कभी कभी उनसे डिस्कस कर मशवरा हो लेता जाता हूँ, है, लेकिन मेरी नज्म और उनकी नज्मों में फ़र्क है। मैं जो लिखता हूँ सारी की सारी एक तरह से लयबद्ध होती हैं, हाँ, उनकी पूरी तरह से मुक्त छंद है, अच्छा छंद जी, मुक्त है। जी। तो ये उनकी कविता है, अच्छा चमक। जी। हाथ अपने की हथेली पर। अब ये देखिए थोड़ा सा सिंटैक्स में बदलाव है, क्योंकि पंजाबी से हिंदी हुई। हाथ अपने की हथेली पर सूरज सजाकर तुम तिलस्म सजाते हो। हाथ अपने की हथेली पर सूरज सजाकर तुम तिलस्म सजाते हो। किसी शीशे की लिश्कार की मानिंद, किसी शीशे की लिश्कार की मानिंद धरतियां रोशनाने का, धरती को रोशन बनाने का। भूल जाते हो कि चमक केवल चुंधिया ही सकती है। क्या बात है, चमक से भूल जाते हो कि चमक केवल चुंधिया ही सकती है, रोशनी नहीं दे सकती। क्या बात है, रोशनी नहीं दे ये सकती। बहुत बहुत गहरी बात वाला चमक है, सूरज है, बहुत खूब। और ये अनुवादित पुस्तक थी। और अब आते हैं लाल बत्ती हरी बत्ती, किताब का नाम है, और ये कहानियों की किताब है दोस्तों। लाल बत्ती हरी बत्ती, नाम ही इतने गजब के हैं। आइडिया इसमें भी अलग, और हाँ। ये टाइटल जो है आपके चंडीगढ़ से मिला हुआ। अच्छा जी, वो किस तरह से? सेक्टर 10 से हम लोग आ रहे थे, कार में थे, तो आपने देखा होगा कि रेड लाइट के टाइम में वो जो हॉकर्स हैं वो आ जाते हैं, हाँ, बेचने के लिए, बेचने वेंडर्स जो हैं। हाँ। तो उस टाइम ये ख्याल आया कि हमारे लिए तो वो जो रेड लाइट है वो एक परेशानी का कारण होती है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। रेड लाइट पे गाड़ी रुकेगी, गाड़ी रुकेगी, उनका जीवन उस रेड लाइट से चल रहा है। उनकी हरी बत्ती है। उनके लिए हरी बत्ती। क्या बात है, लाल बहुत बत्ती गहरा एंड हरी भाव और बहुत बत्ती। खूबसूरत कहानी भी है इसमें, बहुत खूबसूरत। तो कितनी कहानियां हैं इस किताब में? 25 कहानियां हैं। और काश हम इतने कम समय में कहानियां नहीं सुना सकते, काश तो हम नहीं हो सुना सकते। हाँ, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा भाव है कि लाइट पर, जो हमारी लाइटें होती हैं तो रेड लाइट होती है और हमारी गाड़ी रुकती है, लेकिन जो गरीब है, जो छोटा छोटा गुब्बारे, पेंसिल, पेन, ये जो चीज़ छोटी छोटी बेचते हैं, भाग कर आते हैं, उनके लिए वो हरी बत्ती है। इतना खूबसूरत ख्याल, ये शायर का ही उन्वान हो सकता है। और धूप की आहट, ये किताब है और बहुत खूबसूरत किताब है। धूप की आहट, एक बार तो आहट होती है, उसके बाद तपिश आती है। तो ये जो आहट है, ये किताब कब आई? ये तुम तुम्हारा तुम्हें से पहले की है। अच्छा, तुम तुम्हारा तुम्हें से पहले की। आज मैं सारा दिन यही कहूंगी, तुम तुम्हारा तुम्हें। इतना दिल को छू गया शीर्षक। तो धूप की आहट भी, ये धूप की आहट एक्चुअली राजनीतिक टाइटल है जी। मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो एक जुमला बड़ा चला था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छा। तो ये वो धूप की आहट है, हम सारे धूप के इंतजार में बैठे हैं। और मोदी जी के कहने से अच्छे दिन नहीं आएंगे। हाँ, हम सब के अच्छे कर्म करने से, सहयोग देने से, अपनी सेवाएं देने से, अपना कर्तव्य निभाएंगे, तब अच्छे दिन आएंगे। तो ये सिर्फ है कि धूप की आहट आई है। हाँ, धूप नहीं आई है। क्या बात है, धूप की आहट है। और इस जैसे आप कभी घर के अंदर इंतजार में बैठे हो किसी के, तो आपके दरवाजे के सामने से भी अगर कोई पैरों की आवाज निकलती है तो आपको लगता है कि मेरे ही घर कोई आ रहा है जी, लेकिन वो आता नहीं। और इन सब धूप की आहट से हम समझ गए हैं। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा साहित्य है, इसमें आजकल एक सवाल जो मेन है, मैं पूछना चाहूंगी कि साहित्य की दशा और दिशा कैसी है? बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, किस स्तर गिरा है, किस स्तर पहले से बेहतर हुआ है? आप क्या कहते हैं? एक सेंटेंस बोला, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। हाँ, इसमें से अच्छा हटा दीजिए बस। अच्छा, बहुत लिखा जा रहा है। ये फैक्ट है। अच्छा, आप देखिए कि कितनी बुक्स आ रही हैं। हाँ, कितने पब्लिशर्स उगाए हैं एकदम। आप बुक्स बहुत नहीं, मैं ये सोच रही हूँ, आप शब्द शब्द पे इतना गौर करते हैं, गौर से सुनते हैं, कितने सलीके से। मैंने कहा कि कैसा बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, आपने कहा इसमें से अच्छा हटा दीजिए, बहुत रख लीजिए। क्या बात है, पहली नुमा अंदाज बहुत खूबसूरत है। ये शायर जो है ना, कहते हैं ना, शायर कम बोलते हैं, लेकिन उसमें से वो जो उनका कंटेंट होता है ना, वो सिर्फ तीखी नजर रखते हैं कि एकदम कि क्या
क्या चुनना है। हो भी रहा है ऐसे। आप है? भी, आप क्योंकि शायरी से, राइटिंग से हाँ, रिलेटेड हैं, तो आप भी महसूस करती होंगी कि पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। पढ़ना कम पढ़ने होता वाले है। कम होते जा रहे हैं, लिखने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर सही आप बात। कंपैरिजन करके देखें तो लिखने वाले आपको कई गुना ज्यादा मिलेंगे पढ़ने पढ़ने वाले वालों कम से। मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात हम से। अपने बारे में सोच के देखिए कि अब से 30 साल पहले जब हम कहीं बस में, ट्रेन में, कहीं भी जा रहे होते लोगों थे, के हाथों तो में हाथ में बुक या मैगजीन मैगजीन होती थी, होती थी, बिल्कुल कोई होती थी। उपन्यास होता था इंग्लिश। आजकल क्या होता है, आजकल मोबाइल मोबाइल है, वो क्या बोलते हैं, रील्स चल रही है, रील्स डांस से एक थोड़ा सा हाथ लगाया कहीं डांस हाँ हो रहा है, फिर थोड़ा हाथ लगाया खाना बन रहा है, फिर रील्स पे हाथ लगाया तो कुछ और चल रहा है। तो हम इतनी चीजें देख लेते, ज्ञान का कुछ नहीं होता, बिल्कुल। है तो ना। वो जो हम हैबिट पढ़ने की छोड़ते जा रहे हैं ना, वो बड़ी दुख की स्क्रोलिंग कंडीशन। चल रही है, हाँ बट हाँ। तो अब जब आप बहुत ज्यादा लिखेंगे तो अच्छा नहीं लिखा जाएगा। और एक चीज और है, बहुत ज्यादा लिखने में आपकी किताबों की तो गिनती हो जाती है, क्वांटिटी बहुत हो जाती है, क्वांटिटी हो क्वालिटी जाती रह है, जाती क्वालिटी है। रह जाती और ये इस बात का प्रमाण है कि इतने समय से आप साहित्य विधा में बने हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे पढ़ते हैं, चेहरा है मुशायरों में, एक बेहनूर साहब आए हैं, एक अलग ही रुतबा है। और लेकिन पुस्तकें 8 हैं, ये 8 पुस्तकें, एक गजल अपने आप में मुकम्मल जिंदगी को बयां करती हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहते हैं कि कालजयी रचनाकार जो होते हैं उनके तो एक ही रचना उसको अमर बना देती है। आपको ये जान के भी हैरानी होगी हम्म कि मैं 42 सालों से लिख रहा हूँ। मतलब प्रॉपरली जब लिखना सीख लिया तो उसको मेरे ख्याल में 40+ ईयर्स हो गए हैं। लेकिन मेरी पहली किताब जो है अभी 7-8 साल पहले आई, 18 में चिंतन, आई। मतलब पहले चिंतन मनन मुझे दर्शन। जब तक ये नहीं लगा कि मुझे लोगों के बीच में जाना चाहिए बुक की शक्ल में, मैं नहीं गया। जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ अब मैं कविता थोड़ी ठीक कह रहा हूँ, तो प्रतिसंवेदन पहली बार आई। अदरवाइज 30-32 साल मैंने जो है सिर्फ सीखा है। और ये पेशेंस अब बच्चों में नहीं है। वो अगर 2 लाइनें भी लिखते हैं तो उनकी कोशिश रहती है किसी मैगजीन, सोशल न्यूज़पेपर मीडिया में पे या अपलोड हो सोशल गया, मीडिया पे डाल दूं। कमेंट कितने आए, कमेंट कमेंट भी वो करते हैं जो खुद भी अच्छा खुद नहीं भी नहीं लिखते। लिखते। बिल्कुल। हाँ, जो अच्छा लिखेगा वो उस पे प्रतिक्रिया सटीक देगा, बिल्कुल कि भाई ये क्या लिखा हाँ, है, हाँ। वो पूछ तो लेगा। ये जो है ना, ये कंडीशन लिटरेचर में दुखदाई है इस टाइम। पढ़ने की आदत, हमारे एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर KN कपूर, बहुत अच्छे राइटर हैं, और यहाँ हरियाणा साहित्य अकेडमी से उन्हें लगभग सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो वो एक सेंटेंस बोला करते हैं हम सबके लिए कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो। जी, बहुत बिल्कुल सही ये बात है। एक मतलब हमारे लिखने के लिए ये एक ब्रह्म वाक्य है। दोस्तों, ये देखा आपने, कितनी खूबसूरत बात कही है। अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे लेखक बनेंगे। बहुत सार्थक संदेश के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं, और बस चलते चलते यही कहेंगे कि नूर साहब और हमको, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। लेकिन जाने से पहले ये कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहें और हम भी लेकर आते रहेंगे एक से बढ़कर एक दस्तक। अब हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।